जनपद सिविल अस्पताल शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराना लेकिन कार्यरत अस्पताल। इसकी स्थापना आजादी के पहले हुई थी। अस्पताल की इमारतें पीली दीवारों और टूटे फूटे छज्जों से ढकी थी। वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में था शवगृह, एक अलग थलग कमरा जहां केवल जरूरत पड़ने पर ही कोई जाता था। इसकी 4 खिड़कियां थी, 3 नॉर्मल और एक हमेशा बंद रहने वाली चौथी खिड़की। डॉक्टर प्राची की उस अस्पताल में नई नई पोस्टिंग हुई थी। उम्र लगभग 32 वर्ष। हाल ही में मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के रूप में पोस्टिंग हुई थी। दृढ़ आत्मविश्वासी, लेकिन पहली बार शवगृह में नियुक्ति से अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने अब तक सब कुछ किताबों में पढ़ा था। असली लाशों से कभी पाला नहीं पड़ा था। उसकी पहली मुलाकात हुई रघु से, जो पिछले 30 सालों से शवगृह का सहायक था। सफेद झटबाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर हमेशा चेतावनी भरी गंभीरता। उसका शरीर कमजोर था, पर आंखों में अनुभव की गहराई थी। शवगृह में सब कुछ उसी की मर्जी से होता था। वहां एक और व्यक्ति था, अजय, वार्ड बॉय, लापरवाह लेकिन कामकाज में तेज। कभी कभी नियम तोड़ देता था, लेकिन नर्सों के बीच काफी लोकप्रिय था। उसका व्यवहार हल्का फुल्का था, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा उत्साही हो जाता था। अस्पताल का संचालन करते थे डीन घोष, सिविल अस्पताल के प्रमुख। उम्र 60 के पार, सख्त प्रशासक, लेकिन अंदर से संवेदनशील। पुराने जमाने की बातों को गंभीरता से लेते थे। वो खुद मानते थे कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। रात की ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाती थी नर्स कविता, सीनियर नर्स, तेज और सतर्क, हर छोटी बात नोटिस करती। पर शवगृह के पास ज्यादा देर रुकना उसे भी पसंद नहीं था। उसने कई बार अजीब घटनाएं होते देखी थी, पर कभी भी खुलकर नहीं बोली। डॉक्टर प्राची शर्मा को जब इस शवगृह में ड्यूटी के लिए भेजा गया, तो उसने सोचा कि यह बस एक सरकारी जॉब है। दिन में लाशें देखो, रिपोर्ट बनाओ और शाम को घर लौट जाओ। लेकिन जैसे ही वो पहली बार शवगृह के अंदर पहुंची, रघु ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां आप खोलिए, पर चौथी खिड़की को कभी छूना मत। क्यों? वहां भूत रहता है क्या? यहाँ जो आता है वो हंसता है, फिर एक दिन चुपचाप चला जाता है। प्राची ने उसे हल्के में लिया, लेकिन ये शुरुआत थी उस डरावनी कहानी की जो धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने वाली थी। 6 साल पहले इसी अस्पताल में एक और डॉक्टर काम करते थे, डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी काबिल डॉक्टर थे, लेकिन अंधविश्वास में उनका विश्वास नहीं था। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीने के लिए चौथी खिड़की खोल दी थी, लेकिन नर्स कविता वो वहां से गुजर रही थी। तब उसने वो दृश्य देखा था। वो खिड़की खोलते ही जैसे कुछ धुआं सा अंदर आया, और डॉक्टर जोशी वहीं शौक में खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वो कुछ देख रहे हों जो वहां था ही नहीं। कविता थोड़ी देर के लिए वहां से गई थी, लेकिन जब लौटी तो उसने डॉक्टर जोशी को अजीब अवस्था में देखा। उनकी आंखें खुली थी, चेहरा पसीने से भीगा था और एकटक उसी खिड़की को घूर रहे थे। उस हादसे के बाद डॉक्टर जोशी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर से बदल गए थे। उन्होंने चुपचाप अपने ट्रांसफर की अर्जी दे दी, पर उनका ट्रांसफर मंजूर होने से 2 हफ्ते पहले ही उनकी लाश उसी चौथी खिड़की के नीचे अस्पताल के अहाते में मिली थी। आंखें खुली हुई, शरीर में कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरा वैसा ही भयभीत जैसा नर्स कविता ने उस रात देखा था। इस हादसे के बाद कविता ने डीन को सारी सच्चाई बताई।
2 हफ्ते पहले की बात है। जोशी सर नाइट शिफ्ट कर रहे थे। मैं वहाँ से वॉशरूम जा रही थी, तभी मैंने उन्हें वो चौथी खिड़की खोलकर सिगरेट जलाते देखा। जब मैं वापस लौटी तब जोशी सर जमीन पर डरे बैठे थे, पसीने में भीगे, उसी खिड़की के पास देख रहे थे। तभी अस्पताल प्रशासन ने आदेश जारी किया कि शवगृह की चौथी खिड़की हमेशा बंद रहेगी। प्राची अपनी रोज की ड्यूटी करती, रिपोर्ट्स बनाती और समय पर घर लौट जाती। चौथी खिड़की उसके लिए बस एक बंद कोना थी, न कोई सवाल, न कोई दिलचस्पी। लेकिन एक दिन पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई और अनजाने में उसने एक टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी, जिस पर एक ताजा शव रखा गया था। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी गलती कैसे भयानक रात का दरवाजा खोलने वाली थी। उस रात अमावस्या थी, जब प्राची शवगृह में अकेली ड्यूटी कर रही थी। तभी अचानक लाइटें एक झटके में टिमटिमाने लगी। अचानक लाइट इतने टिमटिम क्यों कर रही है? जनरेटर भी चालू है। रघु, जो दरवाजे के पास बैठा था, वो अंदर आया और धीरे से बोला, आज अमावस्या है मैडम, और आपने चौथी खिड़की के सामने टेबल लगाई है। प्राची को पहली बार हल्का सा डर महसूस हुआ। उसने इधर उधर देखा, कुछ असहज सा महसूस करने लगी। रात के करीब 2 बजे शवगृह में गहराती खामोशी के बीच एक अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई खिड़की की सलाखों पर उंगलियां रगड़ रहा हो। प्राची धीरे धीरे मुड़ी और उसकी नजर चौथी खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि चौथी खिड़की की लोहे की सलाखें धीमे धीमे मुड़ने लगी थी, जैसे किसी ने बाहर से उन्हें पकड़कर खींचा हो। कौन कौन है वहां? उसने खिड़की के पार देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ घनी धुंध और उसमें एक पीली धीमी सी रोशनी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। उसका पसीना छूटने लगा था, लेकिन वो खड़ी रही, शांत, बिना हिले। तभी ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और शव की चादर हवा में फड़फड़ाने लगी। उस रात प्राची को नींद नहीं आई। अगली सुबह तक उसकी आंखें खिड़की पर जमी थी। ये पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था, शायद यहां कुछ है जो हमें हर वक्त देख रहा है। अगले दिन प्राची के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। उसने सबसे पहले रघु को पास बुलाया। रघु, ये चौथी खिड़की वाली बात तुमने पहले भी कही थी, और कल रात कुछ अजीब हुआ। क्या तुम सच में कुछ जानते हो? मैडम, ये खिड़की, इसे जो भी हल्के में लेता है, ये उसे तकलीफ देती है। डॉक्टर जोशी याद है आपको? वो जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गए थे? वो गायब नहीं हुए थे मैडम, उन्हें ले लिया गया था। मैंने देखा था उस रात। उन्होंने खिड़की खोल दी थी सिगरेट पीने के लिए। उसके 2 हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो गई। प्राची को रघु की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, पर उसे अब जवाब चाहिए था। वो सीधे डीन घोष के कैबिन में पहुंची। सर, क्या आप मुझे शवगृह की चौथी खिड़की की असली कहानी बता सकते हैं? क्या सच में कुछ हुआ था? तुमने सही समय पर पूछा डॉक्टर प्राची, लेकिन जो जानोगे वो आसान नहीं होगा। उन्होंने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा, जैसे कुछ याद कर रहे हों, और फिर बोले, उस खिड़की के नीचे कभी लाशें नहीं रखी जाती थीं, लेकिन 8 साल पहले एक केस आया था। एक लड़की निधि, उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। जब उसकी लाश आई तो उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। परिवार पहचान नहीं सका और बिना अंतिम संस्कार के उसे खिड़की के नीचे टेबल पर रख दिया गया। फिर क्या हुआ? अगले दिन उस समय की ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हो गई।
बस उसके खून से सनी चप्पल और कमर की बेल्ट उस खिड़की के नीचे मिली। हमने बहुत तलाश की पर कभी उसका शव नहीं मिला। क्या आपने ये बात किसी को बताई थी? नहीं, पर उस घटना के 6 सालों बाद नर्स कविता मेरे पास आई और उसने डॉक्टर जोशी की कहानी बताई। तब जाकर मैंने आदेश जारी किया, शव गृह की चौथी खिड़की हमेशा के लिए बंद रहेगी। प्राची का चेहरा अब गंभीर था। वो जान चुकी थी कि ये खिड़की सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ये उसके दर्द की राह थी। वार्ड बॉय अजय को चौथी खिड़की की पूरी कहानी नहीं पता थी। एक रात ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि खिड़की के पास बहुत धूल मिट्टी जमा है। बाकी कमरा साफ करने के बाद उसका ध्यान वहीं गया। उसने खिड़की की कुंडी खोली और झुककर सफाई करने लगा। जैसे ही उसने झाड़ू से खिड़की की जाली छुई, एक करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। कविता, इस खिड़की के पास से ठंडी सांस जैसी लग रही है, कोई है क्या? नर्स कविता बाहर कॉरिडोर में ही थी, लेकिन तब तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। रात के 2:45 पर अचानक शवगृह से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कविता भागती हुई अंदर पहुंची। वहां अजय फर्श पर पड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई, मुंह जैसे चीखते चीखते खुला रह गया हो, चेहरा सफेद और भयभीत। ऐसा लगा जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे वो सहन नहीं कर पाया। खिड़की की ओर देखा तो वहां एक लाल साड़ी में कोई औरत जैसी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था और अगले ही पल वो गायब हो गई। कविता सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि अजय ने वही गलती की थी जो पहले डॉक्टर जोशी कर चुके थे। प्राची डॉक्टर होने के साथ साथ थोड़ी आध्यात्मिक भी थी। उसने निधि की आत्मा की पीड़ा को समझा और तय किया कि वो इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगी। उसने किसी तरह डीन घोष को मनाया और अगले अमावस्या की रात एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। बाबा ने शवगृह की चौखट पर बैठकर, प्राची डॉक्टर होने के साथ साथ थोड़ी आध्यात्मिक भी थी, उसने निधि की आत्मा की पीड़ा को समझा और तय किया कि वो इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगी। उसने किसी तरह डीन घोष को मनाया और अगले अमावस्या की रात एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। बाबा ने शवगृह की चौखट पर बैठकर तंत्र विधि की तैयारी शुरू की। लाल रंग की चंदन की रेखाएं, भस्म से घेरा और मंत्रोच्चार। प्राची ने अपनी जान की परवाह किए बिना चौथी खिड़की के सामने एक कैमरा लगाया और खुद विधि में शामिल हुई। जो आत्मा न्याय की प्यासी हो वो अब प्रकट होगी। डरो मत, सच को उजागर करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें खड़कने लगी और एक ठंडी हवा शवगृह में भर गई। कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी प्राची ने सुना, मुझे न्याय दो। एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। वही लड़की, झुलसी त्वचा, अधखुले होंठ और खून से सनी साड़ी। मैं इंतजार करती रही हर रात। कोई मेरा सच नहीं जानता। किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। मैं अधूरी रह गई। प्राची कांपती हुई खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं करूंगी। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी। तुम्हें शांति दूंगी, ये वादा है। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए खिड़की पर भस्म फेंका और एक तेज चीख गूंजी जैसे आत्मा ने वर्षों का दर्द उगल दिया हो। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा, लेकिन हवा में अब भी भारीपन था, जैसे कोई दर्द अभी पूरी तरह गया नहीं था। बाबा महेश्वर नाथ ने जो भस्म निधि की आत्मा पर डाली थी, उसने उसकी व्याकुल आत्मा को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा और बाबा ने धीरे से प्राची से कहा,
अब समय है उसे अंतिम मुक्ति देने का। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। अगले ही दिन प्राची ने निधि के पुराने केस को दोबारा खुलवाया। डीएनए टेस्ट और अस्पताल के रिकॉर्ड्स के जरिए वो आखिरकार निधि के परिवार तक पहुंचने में सफल रही। जब परिवार को सच्चाई बताई गई तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनकी बेटी की आत्मा को कभी शांति भी मिल पाएगी। बाबा ने उस आत्मा पर फेंका वही भस्म उन्हें सौंपते हुए कहा, अब यही उसकी अस्थियां हैं, इन्हें विधि पूर्वक विसर्जित करें और आत्मा को मोक्ष दें। एक सप्ताह बाद पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ गंगा किनारे निधि का अंतिम संस्कार किया गया। उस रात शवगृह की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। पहली बार कोई उंगलियों की आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। हवा स्थिर थी और कमरे में एक सुकून था, जैसे किसी ने वर्षों से रो रही आत्मा को गले लगा लिया हो। अस्पताल प्रशासन ने उस खिड़की पर अब एक ताले के साथ देवी की तस्वीर भी टांग दी। अब भी लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले, और चौथी खिड़की सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, वो उसकी मौत की पुकार थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।